नमस्कार दोस्तों, how are you all? Must be fine. So 11th is in the last two videos I uploaded for 11th class. I started a topic of your micro, that is theory of demand. Theory of demand में मैंने आप लोगों को अभी तक जो पढ़ा दिया उसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. I taught you about the meaning of demand. Then second we talked about law of demand, then demand schedule, then demand curve. ठीक है. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग. देखिए, एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद. किस चीज के अपवाद? लॉ ऑफ डिमांड के. लॉ ऑफ डिमांड मतलब जो हमने पढ़ा था कि जब प्राइस मार्केट में डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है. दैट मेक्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड. क्लियर? जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है जरूरी नहीं. देयर आर सम कमोडिटीज, देयर आर सम गुड्स जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर? नाउ सी, ऐसे कौन से गुड्स हैं, ऐसे कौन से कमोडिटीज हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है. नंबर वन इज गिवन गुड. गिवन गुड्स. ये गिवन क्या है? गिवन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये किसी का नाम था. एक इकोनॉमिस्ट हुए थे सर रॉबर्ट गिवन. उनके नाम पे इन गुड्स का नाम क्या पड़ा है? गिवन गुड्स पड़ा है. इनको एक्सेप्शन में क्यों डाला गया सर? इसलिए डाला गया क्योंकि इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? ऐसा क्या था? देखिए, सर रॉबर्ट गिवन ने एक रिसर्च किया था. उस रिसर्च में उन्होंने क्या देखा कि एक आदिवासी क्षेत्र है, एक बहुत पुअर एरिया है, जहां के लोग बेसिकली दो चीजें कंज्यूम करते हैं. वन इज ब्रीड मतलब रोटी, एंड सेकंड इज मीट मतलब मांस. क्लियर? उन्होंने वहां क्या देखा कि जब ब्रेड का प्राइस मार्केट में था ₹5 पर ब्रेड, तो वहां के लोग क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूम कर रहे थे 5 ब्रेड्स पर पर्सन. एट द सेम टाइम मीट का जो प्राइस था वो था ₹200 पर केजी, और वो लोग क्वांटिटी डिमांडेड जो कर रहे थे मीट की, दैट वाज 1 केजी मीट. क्लियर? प्राइस में चेंज आया. नाउ द प्राइस ऑफ द ब्रेड इज ₹10 पर ब्रेड, एंड द प्राइस ऑफ द मीट इज ₹100 पर केजी. क्लियर? नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? यहां प्राइस इंक्रीज हुआ है तो यहां क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए था? प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डाउन जानी चाहिए थी. और यहां पे क्या होना चाहिए था? प्राइस डाउन गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए थी. अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल था, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ नहीं. वहां पर क्या हुआ? इसकी क्वांटिटी उन लोगों ने बढ़ा के कितनी कर दी? 10, और इसकी क्वांटिटी को कर दिया आधा किलो मतलब 500 ग्राम्स. क्लियर? नाउ आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ. दैट्स व्हाई दीज आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ऐसा वहां क्यों हुआ? ऐसा वहां क्यों हुआ? इसका उत्तर या तो सर रॉबर्ट गिवन दे, या फिर वो लोग थे जिन्होंने ऐसा किया. एज सिंपल एज दैट. लेकिन ना हम इनसे मिल सकते हैं ना हम उन लोगों से मिल सकते हैं. इसका आंसर हम निकाल सकते हैं. अपने आप को इनकी जगह रख के देखिए कि अगर आप यहां होते तो आप ऐसा क्यों करते? कब करते? हम ऐसा एक ही कंडीशन में करते जब हमें ब्रेड सुपीरियर लग रहा है किसके कंपैरिजन में? मीट के कंपैरिजन में. और अगर ऐसा होगा तो कॉमन सेंस की बात है, जो चीज हमें सुपीरियर लगेगी हम उसकी क्वांटिटी को कम नहीं करना चाहेंगे. उन लोगों ने भी ऐसा ही किया. उन लोगों ने ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ाकर खर्चे को सेट ऑफ करने के लिए मीट की क्वांटिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया, ताकि खर्चा भी सेट ऑफ रहे और उनकी इच्छा जो है, उनकी वांट जो है वो भी पूरी हो जाए. लेकिन ऐसा करने से वहां पर लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर टू ऑल? ठीक है. देखिए, इसी जगह में एक और डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाहूंगा. समवेयर एक और वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ मिलेगा आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर गुड्स. टॉपिक इज inferior goods. Now what is inferior goods?
देखिए गिवन गुड्स के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे बुक में तो आपको एक शब्द मिलेगा वहां पर डेफिनेशन में कि गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि सर गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। इंफीरियर गुड्स में और गिवन गुड्स में डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है माइनर से, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए गिवन गुड्स गिवन क्यों बनते हैं या गिवन गुड्स इंफीरियर क्यों बनते हैं? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मीट इंफीरियर क्यों बना? इंफीरियर क्यों बोलेंगे मीट को आप लोग? क्योंकि इसकी प्राइस डाउन जाने के बावजूद भी आपने इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं, आपने इसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, और आपने इसको घटिया बना दिया, आपने इसको बेकार वस्तु बना दिया। समझे आप लोग? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस में क्या आया, चेंज आया, उसकी वजह से मीट क्या बन गया, इंफीरियर बन गया। इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स इंफीरियर इसलिए बनते हैं क्योंकि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 10,000 पर मंथ, ठीक है, और वो कंज्यूमर उस समय डालडा घी काम में ले रहा है। कौन सा घी काम में ले रहा है? डालडा घी। क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ आप लोगों के सामने। जब उसकी इनकम का लेवल 15,000 पर मंथ हो जाए, मान लीजिए कितना हो जाए, 15,000 पर मंथ। अब कितना कमा रहे हैं महीने का? वो 15,000। पहले कितने कमा रहा था? 10,000 कमा रहा था, अब कितने कमा रहे हैं? 15,000। व्हाट शुड बी द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम? द इंपैक्ट शुड बी कि घी की क्वांटिटी को से बढ़ाना चाहिए। कौन से घी की क्वांटिटी को? डालडा घी की क्वांटिटी को। अगर ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? अब उस कंज्यूमर ने डालडा घी काम में लेना ही बंद कर दिया, और क्या काम में लेना गया? देशी घी काम में लेने लग गया। आई मेरी बात समझ में? ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से डालडा घी क्या बन चुका है? अब एक इंफीरियर गुड बन चुका है। आपने डालडा घी को घटिया वस्तु साबित कर दिया, घोषित कर दिया आपकी इनकम बढ़ने के बाद। समझ आई मेरी बात? तो गिवन गुड में और इंफीरियर गुड में जो डिफरेंस है वो क्या है? ये चेंज होता है किस पर्पस के लिए? ये होती है किस वजह से? चेंज इन प्राइस की वजह से। और वो होता है किस वजह से? चेंज इन इनकम की वजह से। क्लियर टू ऑल? So this is our first exception to the law of demand. Next second point जो exception का, point number 2, इसको कहा जाता है conspicuous goods। इन्हें conspicuous goods कह सकते हैं आप लोग, और इनका एक नाम और भी होता है वेबलन गुड्स या वेबलन इफेक्ट, और दीज आर कॉल्ड एज स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल गुड्स, इन तीन नामों से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोल सकते हैं, वेदर दे कैन बी कॉल्ड एज कॉन्स्पिशियस गुड्स और वेबलन इफेक्ट और स्टेटस सिंबल गुड्स। एक्सेप्शन क्यों है लॉ ऑफ डिमांड का? सर क्योंकि यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए इस नाम पे जाइए, स्टेटस सिंबल। ऐसी कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनको हम लोग हमारे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं। ऑल्दो दे आर वेरी मच हाईली प्राइस्ड गुड्स, बहुत एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, उसके बावजूद भी उसकी क्वांटिटी कभी भी मार्केट में डाउन नहीं जाती। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हाट? गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन महंगा होने के बावजूद भी क्या कभी आपने ये सुना या पढ़ा कि गोल्ड की क्वांटिटी मार्केट में डाउन गई? नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम इसे किस फॉर्म में काम में लेते हैं? स्टेटस सिंबल गुड के काम में। इसके अलावा एसी, बाइक्स, कार, ये ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटस सिंबल गुड्स बोलते हैं, और हमें हमारा स्टेटस मेंटेन करने के लिए इन्हें परचेज भी करना पड़ता है और इन्हें कंज्यूम भी करना पड़ता है, जस्ट टू मेंटेन अवर स्टेटस। इन स्पाइट ऑफ हाईली प्राइस्ड गुड्स का लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्वांटिटी कम होना चाहिए मार्केट में, लेकिन इन कमोडिटीज के केस में ऐसा नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ हाईली प्राइस्ड गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दोज गुड्स विल बी हाई इन द मार्केट। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें क्या मानते हैं? हम उन्हें मानते हैं स्टेटस सिंबल कमोडिटीज। क्लियर टू ऑल? दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ योर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी हमें कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है। कोई अगर दारू पीता है, शराब पीता है, शराब कितनी महंगी हो जाओ, वो उसे पिएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कभी भी मार्केट में डाउन नहीं आएंगी, बिकॉज दे आर हैबिचुअल कमोडिटीज। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल।
अगर किसी चीज की कोई आदत है तो उसको कितना भी प्राइस महंगा मिल जाओ वो उस चीज को कंज्यूम करेगा ही, बिकॉज ही और शी इज हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उन चीजों की डिमांड कभी मार्केट में डाउन नहीं आती, चाहे प्राइस कितनी बढ़ जाए। क्लियर टू ऑल? तो वहां भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 4, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन टू प्राइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझिएगा इस बात को आप लोग। देखिए, ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले से क्या लगाते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि हमें ये लगता है कि मार्केट में इन चीजों का प्राइस जो है वो मार्केट में क्या जाएगा, हाई जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, टमाटर, आलू, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। अगर हमें ये लगता है कि कोई चीज मार्केट में महंगी होगी तो हम उसे अभी खरीदना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि टमाटर की प्राइस 10 रुपए चल रही है, आगे आने वाले समय में ये चीज क्या जाएगी, 15 भी जाएगी, 20 भी जाएगी, 25 भी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। जैसे ही टमाटर की प्राइस 10 से 15 होती है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डाउन जानी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं लोग? क्योंकि लोगों को लगता है कि 15 से प्राइस 20 भी हो सकती है, 20 से 25 भी हो सकती है, और वो उसको हाई प्राइस पे भी बल्क में परचेज कर लेते हैं। बल्क का मतलब एक साथ परचेज कर लेते हैं। तो वहां पर क्वांटिटी डिमांड डाउन जाने के बजाय क्या होती है, मार्केट में बढ़ती है। तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू प्राइस ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इन द मार्केट। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि प्राइस हाई जाएगा तो अभी इसको परचेज करके बाद में बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, जो कि शेयर मार्केट जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। शेयर मार्केट में यही होता है, शेयर्स की प्राइस चलती है, कोई शेयर बढ़ रहा है, बढ़ते हुए भी लोग उसको खरीदते हैं इसलिए तो क्योंकि उन लोगों को लगता है इसका प्राइस मार्केट में और हाई जाएगा। तो वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड डाउन जाने के बजाय क्या होती है, बढ़ती है, और वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो देयर आर दीज 4 पॉइंट्स जिनको हम किस में डालते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में डालते हैं। नंबर 1 वाज गिवन गुड्स, नंबर 2 कॉन्स्पिशियस गुड्स, नंबर 3 हैबिचुअल गुड्स, एंड नंबर 4 इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू प्राइस। क्लियर टू ऑल? So this is a topic of exception to the law of demand. Clear? Now come to the next point of law of theory of demand. हाँ जी, next point is determinants. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इन डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल सा है। देखिए, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज प्राइस ऑफ अ गुड। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का प्राइस नो डाउट डिमांड पे क्या डालता है, इंपैक्ट डालता है। कैसे डालता है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, जब प्राइस डाउन जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या जाएगा, डाउन जाएगा। क्लियर टू ऑल? ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं सर? देखिए, इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन डिमांड कर्व्स टॉपिक। तो वहां मैंने आप लोगों को समझाया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरे को आपस में बदलकर काम में लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाय एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। और वहां मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, समझाया था कि टी की प्राइस फिक्स है इन स्पाइट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी, फिर भी क्वांटिटी चेंज होती है किसकी, चाय की। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी, चाय की प्राइस कांस्टेंट है, कॉफी की प्राइस चेंज होती है, उसके बावजूद भी चाय की क्वांटिटी में चेंज आता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और वही गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो उसके बारे में आई विल नॉट डिस्कस हियर। द सेकंड पॉइंट इज, दूसरा टाइप क्या है रिलेटेड गुड्स का, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर?
बहुत सिंपल है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, look at here. Complementary goods are those goods, the use of those goods are possible if they are jointly, or you can say they are available jointly to you. कहने का मतलब ये है, अगर वो गुड्स आपके पास एक साथ अवेलेबल हैं तो ही वो गुड्स आपके काम के हैं, अदरवाइज वो गुड्स आपके किसी काम के नहीं हैं. क्लियर टू ऑल? फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. अगर मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं है, तो पानी से कार चलेगी नहीं. पेट्रोल है, कार नहीं है, तो साइकिल में पेट्रोल डलने वाला नहीं है. सिंपल सी बात है. ये दोनों गुड्स अगर आपके पास एक समय में एक साथ अवेलेबल है तो ही ये गुड्स आप लोगों के काम के, अदरवाइज काम के नहीं है. क्लियर टू ऑल? अब ये डिमांड पे कैसे इंपैक्ट डालते हैं सर? देखिए फॉर एग्जांपल कार का प्राइस चल रहा है मार्केट में ₹2 लाख. क्लियर है? कार की क्वांटिटी डिमांडेड है 100. एट द सेम टाइम पेट्रोल का प्राइस है ₹50 पर लीटर और पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में मान लीजिए 10,000 लीटर्स. दिस इज द करंट सिचुएशन इन द मार्केट. अज्यूम कीजिए कि कार का प्राइस मार्केट में आ गया 1.80 लाख. एट द सेम टाइम पेट्रोल का प्राइस अभी भी कितना है? ₹50 पर लीटर. क्या होना चाहिए? यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए सर, क्योंकि कार की क्वांटिटी क्या हुई है, सॉरी कार का प्राइस मार्केट में क्या गया है? डाउन गया है. तो कार की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज. मान लीजिए कार की क्वांटिटी बढ़ के कितनी होगी? 120. सर यहां तो प्राइस फिक्स है, यहां तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं. जो एक्स्ट्रा कार्स बिकी हैं उनमें क्या डलेगा? ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल डलेगा. इसलिए पेट्रोल की क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? बढ़ के कितनी होगी? मान लीजिए 12,000 लीटर. दिस इज द इंपैक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑन डिमांड. क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी किस पे इंपैक्ट डालती हैं? डिमांड पे इंपैक्ट डालती हैं. दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्लियर? द थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर. मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट वीडियो में कि इनकम दो प्रकार की होती है, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम. इनकम इफेक्ट में जो इनकम काम आती है दैट इज रियल इनकम. यहां पर जो इनकम की बात मैं कर रहा हूं वो इनकम मॉनेटरी इनकम नहीं है. वो कौन सी इनकम है? वो है, सॉरी, वो इनकम कौन सी है? मॉनेटरी इनकम है, रियल इनकम नहीं है. मतलब मॉनेटरी इनकम का मतलब क्या होता है? मंथली इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मॉनेटरी इनकम. और जो कंज्यूमर पैसा कमाएगा ऑब्वियस सी बात है उससे डिमांड इंपैक्ट होगी होगी, क्योंकि मेरी इनकम अगर कम है तो डिमांड कम करूंगा, मेरी इनकम अगर ज्यादा डिमांड को मैं क्या करूंगा? ज्यादा करूंगा. क्लियर टू ऑल? तो इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी. इनकम अगर डाउन जाती है तो डिमांड भी क्या जाएगी? डाउन जाएगी. Clear to all? This is the third factor which will impact the demand of the good. Clear to all? Point number 4 and 5. Last 2 points of determinants of demand. Point number 4. Population size. Point number 5. Population structure. देखिए ये दोनों पॉइंट साथ में मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों पॉइंट में आपस में कनेक्शन है. साइज का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का साइज, मतलब किसी कंट्री में कितने लोग रहते हैं वो उसका क्या है? साइज है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया और चाइना को कंपेयर करता हूं तो चाइना में चीजों की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि चाइना में लोग ज्यादा हैं, और इंडिया में चीजों की डिमांड कम होगी क्योंकि इंडिया में लोग कम हैं. मैं अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करता हूं तो इंडिया में चीजों की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन तो राजस्थान से भी कम है, तो वहां पर डिमांड ऑब्वियस सी बात है क्या रहेगी? डाउन रहेगी. क्लियर? तो साइज नो डाउट डिमांड को क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा ही करेगा. सर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग. स्ट्रक्चर का मतलब ये है किस तरीके की पॉपुलेशन है. फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ है मान लीजिए, मानने के लिए कितना है? 100 करोड़. अब इस 100 करोड़ का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब इसमें यंगस्टर मान लीजिए कितने? 50 करोड़. चिल्ड्रन कितने हैं इसमें? 30 करोड़. और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं इसमें? 20 करोड़. क्लियर? अब देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं डिमांड को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? जिन चीजों को यंगस्टर्स काम में लेते हैं, जीन्स है, घड़ियां हैं, टोपी है, चश्मे हैं, जूते हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, इनकी डिमांड मार्केट में क्या रहेगी? ज्यादा, बाकी चीजों के कंपैरिजन में, क्योंकि यंगस्टर की पॉपुलेशन क्या है उस देश में? ज्यादा है. तो स्ट्रक्चर भी नो डाउट डिमांड पे क्या डालेगा? इंपैक्ट डालेगा. क्लियर टू ऑल? एक और पॉइंट बचता है इसमें, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस.
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी डिमांड को इंपैक्ट करता है। क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस? अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले कुछ और टेस्ट था, कुछ और प्रेफरेंसेस थी, अब टेस्ट कुछ और हो चुका है, प्रेफरेंसेस कुछ और हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल पहले डिमांड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की थी, फिर कलर टीवी की आ गई, फिर एलईडी की आ गई, फिर एलसीडीज की आ गई, और अब नए इन्वेंशंस होंगे तो डिमांड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि लोगों के प्रेफरेंसेस, लोगों के टेस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब ये है सिर्फ प्राइस ही ऐसी चीज नहीं है जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है, प्राइस के अलावा भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आप क्लासेस ले रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आई टोल्ड यू टू डिस्कस इट विद मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।